नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं रोहित सिंह सावंत, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 10 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आप सबसे तेजी से एबीपी न्यूज पर देखेंगे। इससे पहले कल 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इसको लेकर नया विवाद चर्चा में है। विवाद बुर्के पर पहरेदारी से जुड़ा है। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव आयोग से बुर्के में आने वाली वोटरों की पहचान के लिए खास इंतजाम की मांग की, तो इस पर माहौल गर्मा गया है। हैदराबाद से मुंबई और लखनऊ से पटना तक से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। यह आपको बताऊंगा आज। इसके साथ ही दिखाऊंगा 7वें दौर के प्रचार में गरीबी पर छिड़े महासंग्राम की ग्राउंड रिपोर्ट। आखिर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच कैसा चुनावी युद्ध चल रहा है, और बात होगी बॉडीगार्ड वाले उस बवाल की, जिसको लेकर बिहार में हर पार्टी दूसरे को आईना दिखा रही है। इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी से हुई है। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने आज सबको हिलाकर रख दिया, वजह केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीर थी। यहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। केदारनाथ के बेस कैंप के लिए 6 यात्रियों को लेकर एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। सुबह करीब 7 बजे तय वक्त पर यह हेलीपैड के ठीक ऊपर पहुंच गया, लेकिन लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। फिर जो हुआ उस पर सबकी निगाहें आ टिकी। देखिए यह खास रिपोर्ट। हवा में हिचकोले खाता नीले और सफेद रंग का हेलीकॉप्टर, और इसके भीतर सांसत में अटकी 7 जानें। नीचे जमीन पर सन्न हुए लोग। लगा तबाही अब करीब है। केदारनाथ धाम के बेस कैंप की ये तस्वीरें अपने आप में सिहरा देने वाली हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब इस हेलीपैड के पास मौजूद हर शख्स को अगले पल अनहोनी की आशंका सता रही थी। अचानक हेलीकॉप्टर हेलीपैड की जगह बगल की खाई की तरफ जाता दिखा। देखिए, ये कैमरे में दिखना बंद हो गया। लगा कहानी खत्म हो गई, हो गया हादसा। लेकिन यहां दुर्घटना नहीं हुई, हुआ तो चमत्कार। अब हेलीपैड के पास लगे एक और सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें देखिए। हेलीकॉप्टर अब भी हवा में था, भले हिचकोले खा रहा था, लेकिन अगले कुछ पल सांसों को थमा देने वाले थे। तेजी से गोल गोल घूमता यह हेलीकॉप्टर लगातार नीचे आ रहा था। 2 कैमरे की इन तस्वीरों को जरा सांसें थाम कर देखिए। हेलीकॉप्टर तय वक्त पर केदारनाथ के बेस कैंप के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से पायलट हेलीपैड पर तमाम कोशिशों के बावजूद इसे लैंड नहीं करा पा रहा था। खाई की तरफ बढ़ते हेलीकॉप्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह मजबूर होने के बाद पायलट आखिरी कोशिश कर रहा हो। अचानक गोल गोल घूमता हुआ हिचकोले खाता हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे की तरफ जाता है और उसका पिछला हिस्सा जमीन से टकराता है। जहां हेलीकॉप्टर जमीन से टकराता है वो जमीन ढलान भरी है। नीचे खाई है और पायलट की आखिरी कोशिश किसी तरह हेलीकॉप्टर को सुरक्षित स्थिर कर देने की है। जमीन से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर आगे की तरफ झुकता है। लगता है जैसे जमीन से टक्कर हो गई, लेकिन अगला हिस्सा पथरीली ढलान से टच होने से बच जाता है। हादसा टल चुका था, लेकिन इस बीच जो हुआ वो तस्वीरें सबको डरा गई।
केदारनाथ धाम में अब तक चमत्कार हो चुका था, क्योंकि कुछ फीट दूर ही गहरी खाई थी और इसके आसपास लैंडिंग जानलेवा हो सकती थी। जो हेलीपैड है, हेलीपैड से ठीक पहले तकनीक खराबी होने की वजह से यहाँ पे हेली क्रैश होते होते बाल बचा हुआ है, और जो है कि सभी यात्री सकुशल है, पायलट यात्री सभी कुशल हैं। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार उसके रियर मोटर में कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, और उस टेक्निकल स्नैग के कारण जो पायलट ने सूझबूझ करते हुए केदारनाथ हेलीपैड से थोड़ा ही पहले उसको लैंड करा दिया। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी को बताया गया इस हादसे की वजह। इसमें सवार सभी 6 यात्री तमिलनाडु के थे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि हेली सर्विस के यात्रियों की बात करें तो हर महीने करीब 25,000 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई भी हादसा पूरे देश को हिला देता है। पिछले 5 साल में केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर के 4 हादसे हो चुके हैं। आखिर इस तरह की लैंडिंग की हालत में एक पायलट के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ जाती हैं, ये जानने के लिए हमने बात की देश के 2 दिग्गज एविएशन एक्सपर्ट से। पहाड़ों में हेलीकॉप्टर उड़ाना हमेशा एक चैलेंज रहता है। बादल होते हैं, दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आसपास के पहाड़ियों से टकराने का खतरा तो हमेशा रहता ही है, संपर्क अक्सर टूट जाता है। इससे बचना किसी पायलट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। कि पायलट का स्किल, उसकी एयरमैनशिप, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज ऑफ टेरेन। उसने देखा कि जमीन साफ है तो वो बच गया, इंजन बिल्कुल काम कर रहा था। ये डायरेक्शनल एरर का उसको प्रॉब्लम आ रही। देश का आम चुनाव अब आखिरी दौर की दहलीज की तरफ कदम बढ़ा चुका है। कल छठे दौर में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके बाद बच जाएंगे सिर्फ 57 सीटें। आखिरी दौर के मतदान के लिए प्रचार 7वें आसमान पर है, और इसमें सबसे ज्यादा जिक्र गरीबों का हो रहा है। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच गरीबों के हित के मुद्दे पर कैसा जुबानी युद्ध हो रहा है, देखिए यह खास रिपोर्ट। मोदी का संकल्प है गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जनता के जेब में पैसा डालना है। कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। आपकी बस की नहीं है। जो वोट जिहाद की बातें करते हैं उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 7वें दौर का प्रचार शुरू किया तो लगे हाथ राहुल गांधी के हर हमले का हिसाब करने लगे। अल्पसंख्यक, आरक्षण, संविधान, सुरक्षा, सनातन, रोजगार, गरीबी, यानी चुनावी चक्रव्यूह के 7 दरवाजों पर एक साथ प्रहार किया। देश की सुरक्षा को खतरा बताने वाली कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने सरहदी सूबे में शिमला से जवाब दिया। मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता, लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी का मजबूत किला है, जिसे कायम रखने के लिए शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस देश को तबाह करना चाहती है। साथ ही राहुल गांधी की उस बात का भी जवाब दिया जिसमें वो बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगाते रहे हैं। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है।
और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। मेरे दिल में एक आग है। ये भारत को तबाह करने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं और आप चौंक जाएंगे दोस्तों। हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है, जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। ये चुनाव उनको कहने का मौका है, रुक जाओ, बहुत हो चुका, अब हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के 7वें चरण के प्रचार में शुक्रवार को 4 रैलियां की और हर रैली में कांग्रेस को 4 जून के दिन के क्लाइमेक्स के लिए तैयार रहने को कहा। दावा है कि जनता का जनादेश कांग्रेस के लिए सदमे से कम नहीं होगा। और अब बात बुर्के पर चुनावी पहरेदारी की। कल दिल्ली, हरियाणा समेत देश भर की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में हैं। अब वोटिंग से पहले बुर्के के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग होती है। इस पर ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी और बताया कि जब चुनाव आयोग के नियम साफ हैं तो फिर ये सियासी सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बुर्के में वोटिंग करने वाली महिलाओं पर नया सियासी बवाल मचा है। बीजेपी ने अब हर बूथ पर बुर्का नशीन वोटरों को चेक करने की मांग की है। इस पर सियासत 5वें गियर में है। एक वर्ग विशेष की बहनें बुर्का पहनती हैं और उसकी आड़ में कई बार बोगस वोटिंग होती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हमने ये कहा है कि वो बहनें जब वोट डालने जाएं तो वहाँ महिला सुरक्षा कर्मी होने चाहिए जो एक एक उनको चेक करें। 2 दिन पहले बीजेपी की राज्य इकाई ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को बुर्के वाली वोटरों को चेक करने के लिए ज्ञापन दिया था। 48 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर चुनावी पारा चढ़ गया है। मामला दिल्ली का है, लेकिन सियासत देश भर में गर्म है। जो हमारी माँ बहनें बुर्खों में होती हैं या घूंघट में होती हैं, वो अमूमन किसी गैर के सामने नहीं आती, घूंघट नहीं उठाती हैं और अपना बुर्का भी नहीं उठाती हैं। लेकिन आज ये चीज़ें करके वोटिंग प्रोसीजर को डिले करने का मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि ये इनके दिमागी जहनी दिवालियेपन की एक बहुत बड़ा सबूत है, जो इनको शायद ये इस बात का डर सता रहा है कि अब जनता इनको नकार चुकी है और सत्ता से बाहर होने वाले। बीजेपी की दलील है कि बुर्के की आड़ में असामाजिक तत्व साजिश रचकर फर्जी मतदान करवाते हैं। इस तर्क पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने एक्स पर लिखा, तेलंगाना में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान इनके उम्मीदवार ने मुस्लिम महिला की सरेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया। हर चुनाव में भाजपा कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है और निशाना बनाती है। बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना। ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। अब इस मुद्दे पर देश भर में बहस शुरू हो गई है। ऐसे टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी फर्जी वोट डालने नकाब पहन के बार बार जा रहा है। उनका हक है कि कोई पुरुष जो है वो जो चेक कर रहे हैं वो ना करते हुए महिलाएं चेक करें। कि महिलाएं बुर्का पहन के फर्जी मतदान कैसे कर सकती हैं? उनकी वोटर ID होती है, आधार कार्ड होता है, फर्जी वोट तो अब डल ही नहीं सकता। हम लोग ये थोड़ी चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह जो है उनकी जनता चलती है उस तरह हम लोग भी चले, ऐसा नहीं चाहते। जो हमारे मजहब में है वो हम करेंगे। इस मुद्दे पर मुस्लिम उलेमा क्या कह रहे हैं, यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है। शर्म की बात है औरतों के बारे में इस तरह की बातें करना, यानी हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका ये लोग नहीं चूकते। इस बीच बिहार में भी इस मुद्दे पर उबाल है। वजह है बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का ये बयान। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि बुर्के के आड़ में ये वोट जिहाद किया जा रहा है, लेकिन भारत की महान जनता इसका जवाब दे रही है।
बिहार में इस वक्त नया मुद्दा सियासी तकरार की वजह बना है। यह मुद्दा है बॉडीगार्ड का। दरअसल 20 मई को जब सारण में वोटिंग हो रही थी, उस वक्त रोहिणी आचार्य के साथ राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड दिखे थे। अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र सिंह नाम के बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया है। उधर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें शेयर की और बिहार सरकार से चुभते हुए सवाल पूछे। प्रशासन पर पक्षपात का आरोप भी लगा। 20 मई को बिहार की सारण लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। इस वोटिंग में बवाल तो हुआ ही था, साथ ही एक सवाल भी उठ गया। सवाल ये कि लालू यादव की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ जो सुरक्षा कर्मी घूम रहे थे, वो कहां से आए। वीडियो वायरल हुआ, जांच पड़ताल हुई और पता चला कि ये सुरक्षा कर्मी रोहिणी आचार्य की मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के अंगरक्षक हैं। सारण एसपी की रिपोर्ट एसएसपी तक पहुंची और अब जितेंद्र सिंह नाम के बॉडीगार्ड को सेवा शर्तों के उल्लंघन के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। तरह के निर्णय पर आरजेडी को हाय तौबा मचाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दरअसल स्वेच्छाचारिता और जबरदस्ती फैसले लेने के लिए ही 90 से 2005 में लालू जी और राबड़ी जी की जो सरकार है वो कुख्यात रही है। कोई व्यक्ति किसी का निजी अंगरक्षक हो और वो दूसरे व्यक्ति के साथ घूमता हुआ पाया जाए मतदान के दिन, तो ये निसंदेह इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। इससे पहले बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी और वहां तैनात पुलिस कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर की जांच की थी। उधर आरजेडी कह रही है कि बिहार सरकार के दबाव में प्रशासन एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। सत्ता के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। अंगरक्षक को निलंबित किया गया है। ये बता रहा है कि बीजेपी हार के डर से पूरी तरह से बौखला गई है। इधर बॉडीगार्ड विवाद पर सियासत गरमाई तो रोहिणी आचार्य ने इस विवाद में एक नया पन्ना जोड़ दिया। उन्होंने अपने विवाद पर कोई सफाई तो नहीं दी, बदले में बिहार सरकार को आईना दिखा दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें 2 तस्वीरें थी। दोनों ही तस्वीर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी की बेटी की है। एक तस्वीर में वो चुनाव प्रचार करती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में अपने पति के साथ हैं। दोनों ही तस्वीरों में उनके पीछे बॉडीगार्ड दिख रहे हैं। रोहिणी ने लिखा, नीतीश कुमार जी के चहेते मंत्री जी की बेटी दामाद को किन प्रावधानों के तहत सुरक्षा की विशेष सुविधा मुहैया है। मंत्री जी की बेटी व दामाद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी अंगरक्षक किसके हैं? क्या मंत्री जी की बेटी व दामाद सुरक्षा बंदोबस्त की किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं? अब सवाल ये है कि जिस तरह रोहिणी आचार्य के साथ चलने वाले जितेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया, क्या उसी तरह की कार्रवाई शांभवी चौधरी के मामले में भी होगी? एबीपी न्यूज का एक बड़ा खुलासा आज सियासत की सबसे बड़ी सुर्खियों में शुमार रहा। इसने चुनावी माहौल की तपिश बढ़ा दी। तापमान तब और बढ़ गया जब पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज की खबर को एक्स पर टैग कर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। खुलासा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर था। इसमें एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने इस बात से पर्दा उठाया कि आखिर रक्षा और विदेश नीति से जुड़े बड़े मामले पर यूपीए सरकार के दौरान किस तरह पॉलिसी पैरालाइसिस जैसी स्थिति थी। खुलासे के मुताबिक 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को रोका गया। 2011 में विदेश सचिव ने यह कहा कि जब तक निर्यात नीति नहीं बनती है तब तक ब्रह्मोस के निर्यात पर बातचीत ना हो। इतना ही नहीं, 2010 में नई दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करने से भी रोक दिया गया। एबीपी न्यूज ने दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासे किए। इस खबर को पीएम मोदी ने एक्स पर टैग करते हुए लिखा, कांग्रेस को लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। यूपीए की जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी, वह सेना के लिए हथियारों की खरीद में, विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार करते थे, कमीशनबाजी करते थे। और जब भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे दिव्य और इतने उपयोगी उत्पादों को तैयार किया, उसे बाजार में ना भेजा जा सके, इसके लिए अगर कोई सरकार में बैठ करके अड़चन डाले तो ये बहुत गंभीर बात है।
मिसाइल का एक्सपोर्ट तब होगा जब मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। मिसाइल का प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद ही निर्यात हो सकता है।